हेलो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटीग्रेशन क्या है, इसका बेसिक आइडिया क्या है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन को क्यों पढ़ा जाता है, क्या ये सिर्फ आपके सिलेबस को बढ़ाने के लिए डाला गया है, आपके सिलेबस को टफ बनाने के लिए डाला गया है, या इसकी सच में कोई इंपॉर्टेंस है, सच में कोई वैल्यू है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं एक छोटे से प्रॉब्लम से। हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर हमारे पास एक लाइन है, हमने इस तरह से ड्रा की हुई है, और यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ ड्रा करते हैं और हमने इसका एरिया निकालना है। अब आप पूछेंगे कि इस ग्राफ का एरिया क्यों निकालना है, ये आपको बाद में समझ आएगा। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एरिया क्यों निकालना है। फिलहाल ये समझते हैं कि हमने इसका एरिया निकालना है। ये एक्स है और ये वाई है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, और रेक्टेंगल का एरिया जो है आसानी से निकाला जा सकता है। अगर ये लेंथ x है और ये y है यहां से यहां तक, तो एरिया होगा x इंटू वाई। ठीक है यहां तक। अब सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब हमारे पास एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे उसी तरह से ये x और ये y है, और मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करता हूं। अब हमें यहाँ पे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेगुलर शेप ट्राइंगल है, तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ये चीज हमने देखी कि जब भी हमारे पास कोई भी रेगुलर शेप होगी, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, उनका एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या ये एक रेक्टेंगल है? नहीं, ना ही ये रेक्टेंगल बना है, ना ही ट्राइंगल, ये कोई भी रेगुलर शेप्ड फिगर नहीं है। तो इसका एरिया जो हम इन तरीकों से नहीं निकाल सकते। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया। देखिए, हम मान के चलते हैं कि हमने यहां से यहां तक एरिया निकालना है, ए और बी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, यहां पे मैं अगर इसको दो पार्ट्स में तोड़ दूं, हमें क्या दिख रहा है? इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूं। देखिए, हमारे पास दो रेक्टेंगल्स बने, एक यहां पे एक यहां पे। इसका एरिया भी निकाल सकते हैं और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक। हमने अभी कहा कि ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एक्स यहां से यहां तक। ध्यान रखिए, डेल्टा एक्स जो होता है वो स्मॉल चेंजेस के लिए लिखा जाता है। जैसे अगर ये पॉइंट x1 है और ये x2 है, तो x2 माइनस x1 को लिखेंगे डेल्टा एक्स। अब देखिए, ये भी इस साइड डेल्टा एक्स ही होगा, तो इन दोनों का एरिया जो मिला के होगा वो कितना होगा? डेल्टा एक्स इंटू y1, अगर ये लेंथ y1 है और ये y2 है, प्लस डेल्टा एक्स इंटू y2। लेकिन क्या ये एरिया इस कर्व के एरिया के अंडर आता है? नहीं। मतलब क्या ये पूरा इन दोनों का सम जो है वो इस एरिया के इक्वल आता है? नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि ये एरिया बचा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो ये एरिया है, ये जो बाहर एरिया था, ये कम हो गया। इन रेक्टेंगल्स में थोड़ा सा और एरिया आ गया, ऊपर जो है वो एरिया कम हो गया। इसका मतलब अब अगर मैं सम करूं तो अब थोड़ा सा ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ये जो है कम एरिया बाहर रहेगा। इसको अगर मैं फिर से एक और बार तोड़ दूं, तो हमारे पास क्या होगा? और एरिया ऊपर कम रहेगा इस तरह से। और तोड़ दूं सारे इनको रेक्टेंगल्स को और इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूं, हम देख रहे हैं ऊपर जो एरिया बच रहा है वो जितना हम तोड़ते चले जाते हैं ये कम होता जा रहा है। मतलब जब मैं इसका सम करूंगा इस टाइम पे, तो बाहर जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा, तो ज्यादातर एरिया जो है वो मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कि जितने में रेक्टेंगल ज्यादा कर दूंगा, एरिया जो है ऊपर वाला वो है जीरो की तरफ, मतलब वो कम होते चला जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये लगभग जीरो होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, जैसे 0.00000001। तो ये लगभग जीरो के क्लोज ही है। तो मैं कह सकता हूं इसको हम छोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं,
100 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है और साथ में लिख रहे हैं 0.00000001। तो अब हमें पता है ये हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती है, तो हम लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे जब हम रेक्टेंगल्स को बहुत बहुत रेक्टेंगल्स बना देंगे, इक्वल रेक्टेंगल्स, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो लगभग इस सारे एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, हमने अभी कहा कि ये इक्वल पार्ट्स हैं डेल्टा एक्स, तो हम लिख सकते हैं y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स। और हम मान के चल रहे हैं हमने कि n रेक्टेंगल्स बना दी, मतलब n 1 2 3 4 n तक। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे yn इंटू डेल्टा एन डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ गया एरिया इन सारे रेक्टेंगल्स का मिला के। अब मैं लिख सकता हूं इसको y1 प्लस y2 प्लस और yn मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है। अब देखिए, जब अभी मैंने कहा कि जब हम रेक्टेंगल्स को बहुत छोटा कर देंगे, मतलब ये जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा करेंगे, तो ऊपर वाला एरिया जो है वो लगभग 0 होगा। और हम कह सकते हैं कि सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम अगर करेंगे तो वो इक्वल होगा एरिया अंडर द कर्व। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जब ये लेंथ 0 को अप्रोच करेगी, मतलब छोटी चली जाएगी, तो ये वाली लाइन जो है ये आगे आती चली जाएगी और ऊपर वाला एरिया जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे उस टाइम पे जब इस तरह से लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एरिया, ये जो एरिया है कैलकुलेटेड एरिया, ये आएगा एरिया अंडर द कर्व। तो ये सारा एरिया जो है कर्व के अंदर का एरिया आ गया। ये जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया, इसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं y इंटू डी ऑफ एक्स। हम इसे लिख सकते हैं समेशन i1 से n तक, मतलब ये कि i की 1 वैल्यू डालेंगे। इसको हम शॉर्ट में, ये जो हमने एक्सपेंड किया है इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, समेशन yi, मतलब i की वैल्यू 1 डालेंगे, i की वैल्यू 2, और ये जो है y1 प्लस y2 प्लस y3 इस तरह से खोल सकते हैं वापस से। और साथ में हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। अब देखिए, डेल्टा एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो n जो होगा वो इन्फिनिट हो जाएगा। अभी हमने बात की थी कि जब हम ये जो है हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं, जब आप इसकी लेंथ को छोटा करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जब ये 0 की तरफ आएगा तो इसकी तादाद जो n जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसे इन्फिनिटी लिखा जाता है। तो उस टाइम पे ये जो डेल्टा एक्स है जब बहुत छोटा लिखा जाता है तो इसे डी एक्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो है, ये सम जो है इसको लिखा जाता है इस तरह से, ये एनलोंगेटेड एस को लंबा करके, और इसकी जगह लिखा जाता है y और डी ऑफ एक्स। और यहां पे लिमिट डाल दी जाती है a से b तक, लिमिट a से b। मतलब ये कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, वो इस कर्व के अंदर का एरिया है। जब आप इसको सम करोगे, ये सारे एरियाज का सम करोगे, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अब से आप ये समझे, जब भी आप एरिया इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को, मतलब आप एरिया निकाल रहे हैं एक कर्व के अंदर का। बेसिक आइडिया यही है कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया है कर्व के अंदर का। अब हम इसको टेस्ट करेंगे थोड़ा सा, क्या सच में ये इसके इक्वल आता है, क्या सच में एरिया अंडर द कर्व हम यहां से निकाल सकते हैं। वही सिंपल सी एग्जांपल्स लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। हमारे पास हमने वो स्ट्रेट लाइन ली थी कुछ इस तरह से, और हमने यहाँ पे एरिया निकालना था। ये ले लेते हैं, ये पॉइंट x, इसका मतलब यहां से यहां तक हो गया x। और यहां पे मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होती है mx प्लस c, लेकिन c जो है यहाँ पे 0 है तो इसलिए लिखेंगे mx। y इज इक्वल टू mx। m की वैल्यू में सिंपल करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेता हूं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x होगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे x है, वैल्यू x है, तो ये लेंथ जो होगी ये होगी 2x के इक्वल। जब मैं अब देख रहे हैं कि y की वैल्यू जब ये x होगा तो y 2x होगा। इसका एरिया क्या होगा, पहले सिंपल मेथड से निकालते हैं। 1/2 बेस x है और हाइट है 2x, तो एरिया बनता है x स्क्वायर। अब हम इस एरिया को निकालेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। देखिए,
इंटीग्रेशन लिमिट हमने यहाँ पे ये 0 है, ध्यान रहे लिमिट जो होती है वो x की वैल्यू डालनी होती है, नीचे वाले की 0 से x तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, y जो हमारे पास है वो है 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास बनता है, हमें पता है कि x स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n डी ऑफ x होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे पावर 1 है, 2 बाहर जाएगा, ये बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये कैंसल हो जाएगा, लिमिट 0 से x, जब लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जो हमने जो ऊपर एरिया निकाला था वही नीचे एरिया निकला, तो ये जो इंटीग्रेशन हम करते हैं ये आता है एरिया अंडर द कर्व। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम क्यों पढ़ते हैं, ये तो इतना सा समझ आ गया, तो इससे एरिया निकाला जाता है, इसका बेसिक आइडिया यही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे इस एरिया को निकाल के हम करेंगे क्या। वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस एरिया का निकाल के हम करते क्या हैं, क्यों इसे हम निकालते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।